विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की इस श्रृंखला में मैं आज आपसे बात करूंगा राजस्थान के इतिहास के बारे में। विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास का संबंध राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित थे। विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपसे राजस्थान के इतिहास के अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत कई तथ्यों के बारे में विवेचन किया था और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपसे बात करूंगा पॉलिसी ऑफ द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की नीति। प्रतिरोध की नीति के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में मैंने रणथंभौर के शासक हमीर के दिल्ली सल्तनत के साथ संबंधों के बारे में और उसकी प्रतिरोध नीति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको अवगत कराया था। विद्यार्थियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा महाराणा सांगा की प्रतिरोध नीति के बारे में, पॉलिसी ऑफ द रेजिस्टेंस। विद्यार्थियों, चूंकि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ऐतिहासिक तथ्यों का काफ़ी गंभीरता से और काफ़ी गहराई के साथ विश्लेषण किए जाने की जरूरत है। जब भी हम प्रतिरोध नीति शब्द का यूज करते हैं तो विद्यार्थियों, इसका तात्पर्य है उस नीति से जिसके तहत मेवाड़ के महाराणा सांगा ने न केवल दिल्ली सल्तनत बल्कि अपने आसपास की अन्य तमाम सत्ताओं, गुजरात और मालवा के सुल्तानों के साथ राणा सांगा के संबंध किस प्रकार के थे और किस प्रकार से राणा सांगा ने इन सभी का प्रतिरोध किया। प्रतिरोध नीति एक ऐसा शब्द है जो किसी शासक को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वो अपने वजूद को बरकरार रखे, अपनी स्वाधीनता को बरकरार रखे और इसके लिए उसे आसपास के शासकों से युद्ध करना पड़े, तो ये प्रतिरोध नीति के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार मैं जब आपसे बात करूंगा राजपूत राज्यों के सहयोग की नीति के बारे में, तो उसमें ये बात की जाएगी कि किस प्रकार से आमेर के शासक मान सिंह, बीकानेर के राय सिंह, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह और जैसलमेर के बाटी शासकों ने किस प्रकार से मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनके साथ सहयोग की नीति को अपनाया। तो विद्यार्थियों, आइए प्रतिरोध की नीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय राणा संग्राम सिंह के बारे में अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, राणा संग्राम सिंह का भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और जब राणा संग्राम सिंह ने 1509 में मेवाड़ की सत्ता को संभाला तो उस समय मेवाड़ की प्रतिष्ठा काफ़ी गिरी हुई थी। न केवल मालवा और गुजरात की मुस्लिम सत्ताएं बल्कि आसपास के राजपूत राज्यों ने भी मेवाड़ के क्षेत्रों को अधिकृत करना चालू किया। यह राणा संग्राम सिंह की खूबी थी कि राणा संग्राम सिंह ने अपनी योग्यता के बूते पर मेवाड़ के गौरव और सम्मान को पुनः बरकरार किया। और राणा सांगा के बारे में राजस्थान के प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि राजस्थान के शासकों में मेवाड़ के महाराणा सांगा का नाम काफ़ी प्रमुखता के साथ लिया जाता है। राणा सांगा वह शासक था जो युद्ध में पराक्रमी था और जिसने युद्ध में अपने शत्रुओं को हराने के बाद भी उनकी जान बख्शी और शत्रुओं को उनका राज्य लौटाया। खुद बाबर अपने बाबरनामा में राणा सांगा के बारे में जो लिखता है वह राणा सांगा की वीरता और शौर्य के ऊपर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बाबर अपने बाबरनामा में लिखता है कि मैंने हिंदुस्तान के राजाओं में 2 काफ़ी राजाओं का उल्लेख करता है और जिसमें राणा संग्राम सिंह का वो प्रमुखता के साथ उल्लेख करता है। वो कहता है कि राणा सांगा एक ऐसा शासक था जिसके पास 10 करोड़ आय वाला मुल्क था। राणा सांगा एक ऐसा शासक था जिसके पास 1 लाख घुड़सवार थे। राणा सांगा एक ऐसा शासक था जिसके पास 7 राजा और 104 छोटे राजा भी थे। और बाबर यहाँ तक लिखता है कि राणा सांगा के बाद यदि उसके आगे के 3 उत्तराधिकारी भी यदि राणा सांगा की वीरता और शौर्य से युक्त परंपरा को बरकरार रखते या उसी श्रृंखला के होते तो शायद हिंदुस्तान में मुगलों का राज कायम होना इतना आसानी से संभव नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब है कि राणा सांगा उन शासकों में से थे जिन्हें मेवाड़, न केवल मेवाड़ के इतिहास में बल्कि राजस्थान के इतिहास में बल्कि भारत के इतिहास में उनका नाम प्रमुखता के साथ लिया जाता है। राणा सांगा ने अपनी वीरता और शौर्य के द्वारा न केवल दिल्ली के इब्राहिम लोदी को परास्त किया,
खातौली की लड़ाई में और बाड़ी की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को काफ़ी निर्णायक शिकस्त दी, बल्कि खानवा के युद्ध में भी बाबर को काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती दी। यद्यपि खानवा की जो लड़ाई थी वह कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी, यह तोपों और तलवारों की लड़ाई थी, यह टेक्निक्स की लड़ाई थी, लेकिन इसके बावजूद राणा संग्राम सिंह ने काफ़ी वीरता और बुद्धिमत्ता से काम किया। तो विद्यार्थियों, मैं अपने इस व्याख्यान को कुछ चरणों में बांटकर आपको समझाऊंगा और हम इस बारे में काफ़ी गहराई के साथ बात करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम गौर करते हैं उन राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जिस दौरान राणा संग्राम सिंह दिल्ली के शासक बने, मेवाड़ के शासक बने। जब 1509 में राणा संग्राम सिंह ने मेवाड़ की सत्ता संभाली तो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां मेवाड़ की काफ़ी प्रतिकूल थी। इस वक्त दिल्ली के ऊपर शक्तिशाली शासक सिकंदर लोदी का शासन था। यद्यपि सिकंदर लोदी ने डायरेक्टली मेवाड़ के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन सिकंदर लोदी की विस्तारवादी नीति दिल्ली के लिए काफ़ी खतरा बन सकती थी। और आगे चलकर हम देखते हैं कि सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी के समय में तो डायरेक्टली दिल्ली का मेवाड़ पर हमला हुआ। इसी प्रकार से यदि हम मेवाड़ की सीमाओं से जुड़े हुए क्षेत्रों की बात करें तो हम ये पाएंगे कि मालवा का गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह और मालवा की खलजी सत्ताएं भी मेवाड़ के साथ फ्रेंडली नहीं थी और वो भी मेवाड़ के लिए खतरा थी। और इसके अलावा मेदिनी राय के मामले को लेकर तो मेवाड़ और मालवा के बीच में आपस में तनातनी हो गई थी। इसी प्रकार से हम बात करें राजस्थान के अन्य राजपूत सत्ताओं की, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मारवाड़ के राठौड़ और बूंदी के हाड़ा चौहान और इसके साथ साथ में अपने आमेर के कछावा, वो भी विस्तारवादी की नीति को अपनाए हुए थे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और अपने क्षेत्रों के विस्तार के लिए वो काफ़ी व्याकुल थे। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर परिस्थितियाँ इस वक्त इस प्रकार की थी कि राणा संग्राम सिंह के लिए मेवाड़ की प्रतिष्ठा और गौरव को बरकरार रखना जरूरी था। इसके साथ ही साथ मेवाड़ की सीमाओं की सुरक्षा भी जरूरी थी। और हम देखते हैं कि राणा सांगा ने इन सब चीज़ों को बखूबी कुशलतापूर्वक किया। यद्यपि लड़ाइयों में राणा सांगा ने अपना एक हाथ खो दिया, अपनी एक आंख खो दी और जिंदगी भर वो लंगड़ाते रहे, लेकिन राणा सांगा मेवाड़ के उन शासकों में से थे जिन्हें न केवल राजस्थान के इतिहास में बल्कि भारत के इतिहास में भी सांगा का नाम काफ़ी गौरव के साथ लिया जाता है। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि राणा सांगा के दिल्ली सल्तनत के साथ किस प्रकार के संबंध थे। राणा सांगा ने अपने दौर में दो शासकों का समय देखा, इब्राहिम लोदी और उससे पहले सिकंदर लोदी का। 1517 से लेकर 1526 तक इब्राहिम लोदी का समय था और 1509 से लेकर 1517 के 8 साल राणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय के देखे। यद्यपि सिकंदर लोदी के समय में राणा सांगा का दिल्ली के साथ कोई संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन यह संघर्ष इब्राहिम लोदी के समय में अवश्यंभावी हो गया और इसके पीछे जिम्मेदार थी दोनों शासकों की विस्तारवादी नीति और महत्वाकांक्षा। राणा सांगा एक ऐसे शक्तिशाली शासक थे जो अपनी विस्तारवादी नीति को आगे तक बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने सिकंदर लोदी के अंतिम समय में उस दौर की राजनीतिक व्यवस्था का फायदा उठाकर कुछ उन क्षेत्रों का अधिकार कर लिया जो कि दिल्ली सल्तनत के अधिकार में पहले थे। और इसी बात को लेकर इब्राहिम और राणा सांगा के बीच में तनाव पैदा हो गया। तो विद्यार्थियों, इससे आगे की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के संबंधों के बारे में, और इसके बाद हम बात करेंगे बाबर और राणा सांगा के संबंधों के बारे में। साथ ही साथ मालवा और गुजरात की मुस्लिम सत्ताओं के साथ राणा सांगा ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, उन सभी बातों को हम प्रतिरोध की इस नीति के अंतर्गत काफ़ी विस्तार से समझेंगे। जय भारत, जय हिंद।